हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज से। पर तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर थर्ड के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और एक सूचना है आपके लिए, जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। क्लियर है? तो ले चलता हूँ सीधा आपको जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। और कोई भी डाउट हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, तो एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा कि जो चीज़ आपको समझ आप पूछ सकते हैं। इससे पहले हम लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम तीसरे चैप्टर के सारे मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ताकि कोई भी डाउट हो आप बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जो भी टॉपिक जानना हो। बाकी इसके अलावा लास्ट ईयर बच्चों को तैयारी कराई थी सारे सब्जेक्ट्स की, और इस ईयर भी हम सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कराएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के क्लास 10। ठीक है? तो आप सभी को बेस्ट विशेस, अच्छे से मेहनत कीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। चैप्टर जैसे पर देख पा रहे हैं, कौन सा थर्ड का नाम क्या है? धातु एवं अधातु। क्लियर है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। धातु को बोलते हैं मेटल्स और अधातु को बोलते हैं हम नॉन। क्लियर है? तो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं या फिर टिक मार्क में जो क्वेश्चन आ सकता है वो महत्वपूर्ण तथ्य में आपको सारे दिए गए हैं। लगभग यहाँ से आपके 60% क्वेश्चन आपका थर्ड चैप्टर से जो बनता है वो इन्हीं में से बन जाएगा, जो महत्वपूर्ण तथ्य है आप यहाँ देख। तो पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ धातु देख रहे हैं। अब धातु किसे कहते हैं? तो हमने चैप्टर का नाम पढ़ लिया धातु अधातु, पर धातु होता ही क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धातु वे तत्व कहलाते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक प्रकृति रखते हैं। सिंपल से हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनात्मक आयन बनाते हैं। सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं देखो, अदरवाइज आपने इनके जो भौतिक गुण पढ़े होंगे कि धातुएं ठोस होती हैं, आघातवर्ती होते हैं, तन्यता होती हैं, पाई जाती है ना। उनके अलावा अगर सिंपल आपसे कोई पूछता है धातु क्या है, धातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक आयन बनाने की प्रकृति रखते हैं। कौन? क्लियर है? दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका खनिज। तो खनिज क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें धातु अथवा धातुओं के यौगिक के गुण उपस्थित हो, खनिज कहलाते हैं। प्रकृति में हमें जो भी चीज मिलती है, भूमि के नीचे से हम जो भी चीज निकालते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। इसमें धातु भी हो सकते हैं, धातुओं के यौगिक भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? थर्ड पॉइंट है आपका अयस्क। अयस्क क्या होते हैं कि जो खनिज हमने निकाले उनसे क्या होता है? लाभदायक के लिए, ठीक है, लाभ के लिए हम जो उसका क्या करते हैं? फायदे के लिए हम उसको साफ वगैरह करते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। जैसे इसमें लिखा है ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है। मान लो हमने कोई खनिज निकाला, उसके ऊपर क्या है? अ, अभी हमें वो क्लियर नहीं कि उसके ऊपर क्या बना हुआ है। कल हमने क्या किया, तो उसमें से हमने जो धातु निकाली, ठीक है, और उस धातु को निकाल करके हम अपने लाभ के लिए, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अयस्क कहते हैं। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट है जैसे भी यहाँ पे है, सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्या बोल सकते हैं? सभी अयस्क खनिज, ये आपने जरूर अपने माइंड में सेट कर लेना है कि सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन खनिज अयस्क नहीं होते। क्लियर है? अगला चलते हैं धातु कर्म। ठीक है, धातु कर्म क्या है? धातु कर्म देखो, धातु कर्म को आप बोल सकते हैं गैंग भी जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, धातु कर्म को आप गैंग भी समझ सकते हैं कि धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्षण, निष्कर्षण यानी धातुओं को अयस्कों से निकालना क्या कहलाता है? तथा उनको उपयोग के लिए विशुद्ध करना, यानी उनको उपयोग लायक बनाया जाए, तो ये जो कहलाता है वो धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, यानी सिंपल सा अगर बोलें कि धातुओं को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है या गैंग कहलाती है। अगला एक देख रहे हैं आप पॉइंट, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट है। क्लियर है? क्या कहा मैंने कि कॉपर का जो मुख्य अयस्क है वो क्या है? कॉपर पाइराइट है। एक नंबर का आपका टिक मार्क में भी आ सकता है और अलग से पूछ सकता है, कॉपर का एक मुख्य अयस्क बताइए। क्लियर हो गया? उसके बाद है अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, अयस्कों से धातु का निष्कर्षण अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, गैंग की अयस्कों से धातु का निष्कर्षण धातु कर्म या गैंग कहलाता है।
तो कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम निष्कर्षण कर सकते हैं? तो एक तो हो गया, देखो अयस्कों को हम पीस सकते हैं, ठीक है? मैंने सबसे पहले हमने क्या करना है, अयस्कों को पीसना है, सबसे बारीक कणों में उसको ले लेना है, फिर सांद्रण मतलब उसको धोना है, फिर उसका निस्तापन करना है, या फिर भर्जन। और भर्जन को देखो क्या कहते हैं, जारण भी कहते हैं। भर्जन को क्या कहते हैं, जारण भी कहते हैं। फिर उसके बाद प्रगलन व शोधन है। तो इतने स्टेप हैं किसी भी धातु से या किसी भी अयस्क से धातु निकालने के। क्लियर है? फिर अगला है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए फेन प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सांद्रण यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, सांद्रण। ठीक है, सांद्रण में क्या होता है, सांद्रण को हम फेन प्लावन विधि द्वारा निकाल सकते हैं। यानी जो भी सल्फाइड अयस्क है जिनमें आपके क्या रहते हैं, धातु मिक्स होते हैं, उसका सांद्रण हम कैसे कर सकते हैं, फेन प्लावन विधि से कर सकते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उस विधि का नाम बताइए जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसका सांद्रण कर सकते हैं। सिंपल आप बोलेंगे फेन प्लावन विधि। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन देखेंगे आप, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज यहीं पर होते हैं। क्या है वो, देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पारा। ठीक है, पारा दिमाग में सेट कर लेना है। पारा को आप मरकरी भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। पारा को क्या बोलते हैं बच्चों, मरकरी बोलते हैं। और मरकरी को ही हम क्या बोलते हैं, पारा। और मरकरी का जो प्रतीक होता है वो एच। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं धातु, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो धातु क्या है बच्चों, पारा। और पारा को हम क्या बोलते हैं, मरकरी। मरकरी का जो प्रतीक है वो। अगला है दूसरा आपका ब्रोमीन। ठीक है, धातु कौन सी है, ब्रोमीन। ये दोनों ही क्या होते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। द्रव मतलब आप जानते हैं पानी के रूप में, तरल तरल रूप में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसी एक धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप मरकरी भी बोल सकते हैं, पारा भी बोल सकते हैं। और अगर अधातु की बात करेंगे तो आप बोलेंगे ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिश्र धातु। अब मिश्र धातु क्या होता है, धातु का अन्य धातु या धातु से बना सामग्री। धातु प्लस धातु यानी धातु और धातु का क्या हो, मिश्रण। इन्हीं दो धातुओं का मिश्रण, या फिर धातु अधातु भी हो सकते हैं, इनके मिश्रण को बोलते हैं मिश्र धातु बोलते हैं। अगले चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसे आप मान लो लोहे और पीतल का हमने क्या कर दिया, मिश्रण कर दिया, तो बोलेंगे मिश्र धातु बोलेंगे। अगला है, और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये एक नंबर का कई बार पूछा जा चुका है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ, गोल्ड तथा सिल्वर, वो नाम देख लिया आपने, सोना तथा चांदी। आप हिंदी में क्या बोलते हैं, सोना व। ठीक है, इसके अलावा आप प्लेटिनम भी लिख सकते हैं, वो भी है प्लेटिनम। सोना चांदी व प्लेटिनम, ये क्या होते हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। आपके आपको नॉर्मली आंखों से देख सकते हैं इनको आप, ये स्वतंत्र अवस्था में मिल जाएंगे। क्लियर है? अगला जो पॉइंट देख रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी। अभी तक आपके क्वेश्चन में ये एग्जाम में आपके ये पूछा नहीं गया, फिर हम इसको पढ़ लेते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है। विभिन्न इलेक्ट्रोडों या फिर उन, सिंपल यहाँ पे ये याद कर लो, विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोडों विभवों सॉरी विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी, आप इसको बोल सकते हैं। अगला है एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक नंबर का आपका आ सकता है। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। आपने बॉक्साइड निकाला और यहीं से आपका क्या निकला है, एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, बॉक्साइड अयस्क में मुख्यतः फेरिक ऑक्साइड तथा सिलिका की अशुद्धियां होती हैं। और में आपका क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों कि बॉक्साइड में कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है, तो फेरिक ऑक्साइड हो गई एक, और दूसरी हो गई सिलिका। दो प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। ये थे आपके बच्चों कौन से क्वेश्चन जो आपके सिंपल डेफिनेशन के रूप में आप देखने को मिलते हैं, और उन्हीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं बच्चों टिक मार्क वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, टिक मार्क करना खाली। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो Al2O3। चार ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो सिंपल आपने टिक कर देना है किस पे, Al2O3 पर। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, संसारण कहते हैं, बोलते हैं संसारण बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, यानी चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संसारण कहलाता है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। तो सोडियम है जो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है। आपने देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन सुना होगा कि जैसे हम सोडियम को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। तो आपने देखा होगा कि सोडियम जो है अत्यंत क्रिस्टल धातु है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। चार ऑप्शन देख रहे हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोडियम, कौन सा हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। तो आप सॉरी, ये अभी हमने देखा था सोडियम एसीटेट हो गया। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लो। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, क्या प्रयुक्त होता है, AgCl होता है, AgCl, ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। कौन सा तत्व धात्विक है, तो लिथियम आ जाएगा, यानी Li आपका क्या है, धात्विक है। अगला है यूरेनियम है, तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्लियर है, यूरेनियम कैसा एक तत्व है, रेडियो एक्टिव। फिर अगला है नियोन, क्या है, नियोन एक अक्रिय गैस है। क्या है, एक अक्रिय गैस है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 9 है आपका। इसमें कहा है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है, तो जिंक। जिंक क्या करता है, अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देता है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर आप देख रहे हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्योंकि टीन अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होती है। पता है टीन क्या होती है, कम अभिक्रियाशील होती है, इसलिए इसका लेप लगाया है। ठीक है, अगला है, चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें बोला से अधातु कौन है। तो पोटेशियम, फ्लोरीन और एल्यूमिनियम और सोडियम, इनमें कौन अधातु है, फ्लोरीन। जितने आप बच्चों टिक मार्क देख रहे हैं सबको आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगला है एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाता है। तो एनोडिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनोडिंग बोलते हैं इसको। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना क्या कहलाता है, एनोडिंग कहलाता है। अब आ जाता है आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न, एक अंक का। इसमें आप पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, इसमें कहा है नम वातावरण में रखे तांबे के ऊपर चढ़ने वाली हरी परत का रासायनिक नाम क्या है। तो कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है किस पर, तांबे के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक धातु तथा अधातु का नाम लिखो जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो हमने पढ़ लिया था। धातु आपकी बच्चों क्या हो गई, मरकरी या पारा, और अधातु आपकी क्या हो गई, ब्रोमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साधारण, फिर वही थर्ड नंबर रिपीट किया। साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखो, हो गई, फिर को हम पारा ही बोलते हैं हमने। अगला है निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जो गर्म जल से क्रिया करती है लेकिन ठंडे जल से नहीं। तो मैग्नीशियम ऐसी धातु है जो गर्म पानी से आपकी अभिक्रिया करते हैं, ठंडे से नहीं। अगला है इन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखने। एक हो गया आपका कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। फिर दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका चांदी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपका 2012 में आया ये क्वेश्चन, 2012, 19 और 22। क्वेश्चन आपका सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सिंपल से आप इसको समझ सकते हैं। सोडियम क्या होता है, इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। यह धातु वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, अतः वायु के सिंपल क्या होता है, जैसे हम सोडियम को बाहर निकालते हैं, ठीक है, इसको हम केरोसिन के डिब्बे में मतलब तेल होता है जिसमें रखा हुआ, तो केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। जैसे हम इसको बाहर निकालते हैं, ये क्या होता है, बाहर आते ही आग पकड़ लेता है, तो इसका वायु से संपर्क ना हो पाए, ठीक है, तो इसलिए हम इसको केरोसिन में डुबो करके। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है और ये जो अभिक्रिया है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन अभिक्रियाओं को आप यहाँ से नोट कर लो और इनको याद कर लो। ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं, इनके अलावा भी दो तीन अभिक्रिया और हैं, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, याद कर लो। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं भाप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, भाप को आप क्या बोलते हैं, सिंपल भाप किससे बनती है, आप बोलेंगे कि पानी जब गर्म होता है, H2O के भाप के लिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे आप H प्लस आयरन के लिए आपका क्या होता है यूज, Fe। Fe प्लस H2O की जब आप रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा, Fe3O4। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी ये तो आपको नॉर्मली पता रहता है। उसके बाद जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो इनके जो आप ये एटॉमिक नंबर देख रहे हैं, ठीक है, परमाणु की संख्या देख रहे हैं, ये अपने आप बैलेंस हो जाएंगे।
दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। जल के साथ कैल्शियम, जल का आपका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, H2O, क्या आ जाएगा H2O प्लस कैल्शियम के लिए क्या आ जाएगा बच्चों Ca, पोटेशियम के लिए क्या आ जाएगा K। तो आप देख रहे होंगे Ca हो गया, H2 हो गया, पहले हमने आपने ये अभिक्रिया करा दी, उसके बाद फिर आपकी कैल्शियम और H2O की आपने अभिक्रिया कराई तो आपका KOH बन जाएगा। पहले आपका क्या बना CO, फिर CaOH का होल ट्वाइस बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे आपका बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जा रही है, बाहर निकल जाती है। इसका मतलब होता है आपका बाहर निकलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है जो अभी आप देख रहे हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यानी ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप चाहे तो इसको बट ये इतना ही मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 2020 में भी है, 2022 में भी है, 2023 में भी प्रॉपर चांस है। तो बोला है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आप लोगों को बता दो बच्चों, तबियत लगभग एक हफ्ते से चली, उसके बावजूद भी लगातार वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर जो आए आने चाहिए वो अच्छे आने, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बच्चों को बहुत अच्छे, इस बार मैं बिल्कुल कमी नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस बार। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी पूरी मेहनत करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य अंतरा आणविक, आपने सिर्फ इतना याद रखना है, अंतरा आयनिक आकर्षण बल, इन शब्द याद रखने हैं। अंतरा आयनिक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो जब भी हम यौगिकों को गर्म करते हैं तो उनके बीच जो अंतरा आयनिक आकर्षण बल होता है, ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये जो बल मतलब लगता है, ठीक है, बल लगता है, इसको क्या करना पड़ता है, समाप्त करने के लिए अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इनका गलनांक क्या हो जाता है, उच्च होता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनको क्या बोला है, डेफिनेशन बोला है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। तो खनिज अयस्क गैंग मैं आपको पहले ही बता चुका, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। खनिज क्या होते हैं, पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज। क्लियर है, अगला है अयस्क, उन खनिजों को जिनसे कम लागत से धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क गैंग। तीसरा गैंग, पृथ्वी से खनिज पृथ्वी से खनिज यानी खोद करके निकाले गए अयस्कों में मिट्टी रेत यानी जो भी अशुद्धियां रहती हैं उनको दूर करना है, यानी जो अशुद्धियां होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं। क्लियर है, जो भी हमने अयस्क निकाले, खनिज निकाले, तत्व निकाले, उनके बीच जो अशुद्धियां रहती है उनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 20-22 में। चौथा है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं, यानी अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा, क्षार से भी अभिक्रिया करेगा और देगा क्या, लवण और जल। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो वीडियो कोशिश करता हूँ कि आपकी 30 से 40 मिनट में कम, तो ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ उसका। अगला क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और दो धातुओं जो ऐसा नहीं कर सकते। तो जो विस्थापित कर देंगे वो है आयरन और जिंक और आयरन, ठीक है, तो और सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, जी और गोल्ड का क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये जो है विस्थापित नहीं। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लोहे पर जंग क्यों लगता है। तो हर कोई कहता है कि लोहे पर जब हम उसको पानी में रख देते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, वो लोहा जो होता है संक्षारित होने लग जाता है, तो जंग लग जाता है। पढ़ लेते हैं, जब लोहे को नम वायु में बहुत समय तक रखा जाता है तो उसको भूरे रंग की परत जम जाती है, इसे जंग कहते हैं। जंग आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 तथा आयरन हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। क्लियर है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पीतल के मुख्य अवयवों के नाम बताइए। पीतल के मुख्य अवयव कौन सा हो गया, एक तो हो गया कॉपर 80%, जिंक हो गया आपका 20, ठीक है, ये मुख्य अवयव। चलते हैं नेक्स्ट, दे रखा है आपको धातुओं एवं अधातु में दो दो लिखने हैं। तो धातु अधातु के यहाँ सिंपल आप भौतिक गुण के दो तीन देख सकते हैं और रासायनिक, तो आप चाहें तो दो भौतिक गुण लिख दीजिएगा और दो ही आप रासायनिक लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखो, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है धातुओं के शुद्ध रूप में विशेष चमक होती है, इसमें चमक होती है, ये कठोर होती है, भंगुर, ठीक है, ये उसमें की सुचालक होती है, ये चालन नहीं करती है ना। तो आप बच्चों आराम से लिख ही सकते हैं, तो सिंपल आप इसको वीडियो को रोक करके यहाँ से इसको याद कर लीजिए। अब ये आगे जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके ज्यादातर हैं एग्जाम, तो आप देख लीजिएगा ये रिएक्शन। पहला है, जिंक के टुकड़ों को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जब गर्म किया जाता है क्या होता है।
पर जिंक के लिए क्या हो गया Zn, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया NaOH। तो आप देख रहे हैं क्या बनेगा आपका N2ZnO2, ये आपका बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी मुक्त। सेकंड नंबर देख रहे हैं बच्चों आप, रक्त तत्व लोहे, रक्त तत्व लोहे यानी Fe आयरन, ठीक है, पर भाप प्रवाहित की जाती है, भाप यानी H2, Fe पर हमने H2 मिक्स करी तो क्या बन गया आपका Fe3O4 बन। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के दो गुण लिखने हैं, क्या लिखने हैं, धातुओं के दो गुण लिखने हैं। देख लेते हैं क्या है। तो पहला आप देख रहे हैं, सभी धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाती हैं। क्या करती हैं, धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है, पहला गुण हो गया। दूसरा है, कुछ धातुएं अणु अम्लों से क्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। कुछ धातुएं क्या बनाती हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है अगला क्वेश्चन, इनका अर्थ बताना है, आघातवर्धकता और तन्यता। तो ज्यादा बड़ा कोई अंतर नहीं है, सिंपल सा इसके अंदर। आघातवर्धकता किसे कहते हैं, धातु को हथौड़े से पीटने पर पतली चादर में परिवर्तित हो जाती है। जब भी हम किसी धातु को पीटते हैं, ठीक है, किससे, हथौड़े से, तो वो किस में बदल जाती है, पतली चादर में। इसी को हम क्या बोलते हैं, आघातवर्धकता। ठीक है। और दूसरा है धातुओं को खींचने पर, ठीक है, पहला है धातु को हथौड़े से खींचने पर घातवर्धकता बोलते हैं, और तन्यता क्या होता है, पतली तार में ऐसी धातु जिनसे हम पतली तारें खींच सकते हैं, इस गुण को हम तन्यता कहते हैं, जैसे सोना चांदी कॉपर। ऊपर आपको हो गया आयरन कॉपर जिंक। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन आपका बचा, या जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भर्जन निस्तापन, सेम, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भर्जन क्रिया क्या होती है, वायु की नियंत्रित मात्रा। भर्जन वायु की उपस्थिति में होती है, निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में। तो वायु की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे वायु की जरूरत। क्लियर है। नीचे दूसरा पॉइंट आप खुद से पढ़ सकते हैं, फिर भी एक बार मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। भर्जन क्रिया में एस में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धि वाष्पित ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाती है। और इसमें क्या होता है, क्रिया में एस से वाष्पित पदार्थ ही अलग होते हैं, एस के साथ। ठीक है। उसके बाद अब आपका आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि आयनिक यौगिकों का गलनांक होता है। ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ होता है, ये हम बच्चों पहले ही इसको पूरा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल आप एक टॉपिक देख लीजिए, क्या क्या है। पहला टॉपिक पहला है भौतिक प्रकृति, धातु की भौतिक प्रकृति कैसी होती है। तो आपको पता है कि धातुएं ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है, और भंगुर होती हैं दबाव डालने पर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जो आप पहले पढ़ चुके हैं पूरा वही यहाँ पे आपने लिखना है। फिर है घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या है, ये घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होती है, जल में घुलनशील और अघुलनशील, यानी केरोसिन तथा पेट्रोल को छोड़कर के बाकी सब क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। अगला है विद्युत चालकता। ठीक है, कार्बनिक विलायक जैसे सॉरी केरोसिन तथा पेट्रोल में क्या होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं। विद्युत चालकता क्या होता है, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में धन तथा ऋणायन होने के कारण ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से गति करते हैं, अतः ये विद्युत के चालक होते हैं। कौन चालक होते हैं, अगला है गलनांक एवं क्वथनांक। आयनों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल होने के कारण, ये बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो। तो इसके अंदर क्या होता है, इसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए अत्यधिक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अ, इनके कारण क्या होता है, इनका गलनांक उच्च होता है। क्लियर है। और देख लेते हैं, लगभग आपके लास्ट जो पेज है ये आपका, इसके बाद आपके क्वेश्चन खत्म। लास्ट पेज को भी हम अच्छे से, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, नाम बताओ। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से भाग है। लगभग 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है अभिक्रियाशीलता, ठीक है, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु, घटती हुई सक्रिय धातु, फिर सबसे कम क्रियाशील धातु। तो किसको हम कौन सी धातु को किसमें रखेंगे वो यहाँ देख लेते हैं। पहला जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे अधिक सक्रिय धातु, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु इस वर्ग में पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। अगला देख लेते हैं घटती हुई सक्रिय धातु, इसमें क्या है, इस वर्ग में वे धातु आती है जिनकी क्रियाशीलता घटती जाती है। उन धातुओं का क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले आपका सोडियम, फिर आपका कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, निकल, टिन, लेड। तो जब आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो सारी आपको एक ही लाइन में देखने को मिल सकती है। अगला देख लेते हैं, फिर है सबसे कम क्रियाशील, यानी जिनकी क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे कम होगी। तो कौन कौन सा है, कॉपर, फिर Hg, फिर Ag, फिर Au, फिर Pg। क्लियर है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड जो है
आप देख पा रहे हैं धातु की क्रियाशीलता को तालिका द्वारा निम्न प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे धातु के संकेत दे रखे हैं, धातु के नाम दे रखे हैं, फिर धातु की सक्रियता दे रखी है, वो क्रियाशील है। तो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ से पोटेशियम से लेकर के कहाँ तक, लेड तक। ठीक है, तो इस तरह से नीचे क्या होते हैं, घटते हुए जाते हैं। हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है, यहाँ से लेकर के आपकी, फिर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कौन कौन सी है, कॉपर से लेकर के पीडी तक। तो इसके आप तीन तीन चार चार नाम याद रख सकते हैं कि सबसे कम क्रियाशील कौन है, ज्यादा क्रियाशील कौन है। क्लियर है। देखते हैं हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है एस्कर से धातु निष्कर्षण में उपयुक्त चरणों का उल्लेख करना है या फिर निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। आपको ऊपर तीन चार स्टेप दे रखे हैं जिनको आपको उदाहरण से है ना। तो पहला जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भर्जन, भर्जन को भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। विस्थापन, अब ये क्वेश्चन देखो 2018 19 और 13 19 में से फिर अमलगम है। ठीक है, एक बार फिर भी हम यहाँ पे नॉर्मली पढ़ लेते हैं और एस्क का पीसना, इसको एक बार हम पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं, अगर आएगा तो ये आपका लॉन्ग टाइम में आ सकता है। सबसे पहले आपका एस्क का पीसना, ये जब हम पीछे स्टार्टिंग में हमने देखा था, ठीक है, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसिक बता दिया था मैंने। तो एस्को को पीसना, तो मैंने कहा था वहाँ पे हम एस्को को क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, वही यहाँ पे आपके लिखा हुआ है। अंदर में देखो क्या होता है, एस्क में मिट्टी बालू तथा चूना पत्थर अशुद्धियों के रूप में मिले रहते हैं, इन्हें अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। जो अशुद्धियाँ रहती है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। फिर जो अधात्री को एस्क से पृथक करने करके एस्क धातु की प्रतिशतता में वृद्धि की जाती है, इसे ही हम एस्क का सांद्रण, सांद्रण करने के ये चार तरीके आपको दे रखे हैं। पहला आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा फेन प्लावन विधि, तीसरा आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि और फिर चौथा आपका हो गया रासायनिक पृथक्करण। चार विधियां हैं, चारों नाम आप याद कर सकते हैं। आ सकता है कि इनमें से कौन सी सांद्रण करने की विधि नहीं है। ठीक है, अगला है अ, निस्तापन क्या होता है। संतृप्त अयस्कों को उसके गलनांक के नीचे उच्च दाब पर, या फिर सीधे सीधे आप इसको जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन लीजिए कि धातुओं को या जो भी सल्फाइड अयस्क का आपने सांद्रण करना है उसको हम वायु की क्या कर सकते हैं, वायु की उपस्थिति, ठीक है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया, गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। ठीक है, और उससे पहले बच्चों मैंने वहां बताया था क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, वायु की उपस्थिति किसमें होती है और अनुपस्थिति। ठीक है, तो देखो जो आप निस्तापन पढ़ रहे हैं इसमें वायु क्या होती है, नहीं होती है, वायु की अनुपस्थिति होती है इसमें, और इसमें वायु की उपस्थिति होती है, भर्जन। तो सल्फाइड एस्को को धातुओं की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। वहीं अगर भर्जन लिखेंगे, धातुओं को वायु की उपस्थिति में गर्म करके सल्फाइड एस्क प्राप्त करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। अगला देख लेते हैं, अमलगम क्या है। तो किसी धातु का पारे के साथ मिश्र धातु, ठीक है, किसी धातु को किसी धातु का पारे के साथ मिश्र करना, नहीं कोई धातु ले ली उसको हमने किसके साथ मिश्र कर दिया, पारे के साथ मिश्र कर दिया, तो वो हमारे क्या कहलाती है, अमलगम कहलाती है। क्लियर है। अगला देख लेते हैं प्रगलन क्या होता है। प्रगलन को समझ लेते हैं। प्रगलन होता है बच्चों एस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियां को दूर करने के लिए एस्क में उचित गालक तथा कोर्क मिलाकर, यानी प्रगलन हो गया। कई बार ऐसा होता है कि जो अशुद्धियां हैं वो नॉर्मली हमने ऊपर सांद्रण किया उसमें से जा रहा, धोया उसमें से भी वो अशुद्धियां नहीं जा रही है, तो क्या करते हैं इसको, इसका जो गलनांक होता है, ठीक है, धातुओं को गला देते हैं। तो इस तरह से गला करके हमें जो शुद्ध धातु प्राप्त होती है उस संख्या बोलते हैं, प्रगलन बोलते हैं। अगला धातु का शोधन, धातु का शोधन सिंपल आप समझ सकते हैं कि धातु को धोना। ठीक है, तो धोने के लिए आप आसवन विधि हो गई, द्रवण विधि हो गई, ऑक्सीजन तो बटन, तो ये विधियां हैं जिसका प्रयोग किया जाता है धातु के शोधन में। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपके जो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर थर्ड के, जिसका नाम था धातु में अधातु, ये हो चुके हैं आपके। फिर भी अगर इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक आपको समझ में, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर कोई भी टॉपिक आपको जो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर आपको अगर चाहिए होगा या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं देखे वो भी जाकर के देख लीजिएगा। बाकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं लास्ट में दे दूंगा वीडियो के, ठीक है, ताकि जो अदर जो चैप्टर हैं वो भी आपको आसानी से मिल जाए। और एक बार आप सभी को बेस्ट विशेष आपके लिए, गुड लक कि अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, और एग्जाम टाइम तक जुड़ जाइए, आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा। उसके बाद भले ही आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, बट
आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आप एग्जाम तक जुड़ जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी आपके सारे सब्जेक्ट्स की, जितने भी आप सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, ठीक है, क्लास 10th में। तो अगेन आप सभी को बेस्ट विशेज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और कोई भी टॉपिक क्लियर ना हो रहा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगेन एक बार थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।